हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछले दोनों वीडियोस में मैंने कलर्स के बारे में, पेंसिल, स्केच और पेपर की बहुत सारी क्वालिटी के बारे में बताया। इन क्वालिटी को बताने का मेरा सिर्फ एक मोटो था कि आर्ट का काम स्टार्ट करने से पहले उसमें कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कितनी तरह से पेंटिंग की जा सकती है, किस पे पेंटिंग की जा सकती है, कौन कौन कलर्स यूज़ किए जा सकते हैं, इसका मेन मोटो था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरे वीडियोस देखे होंगे, सिंसियरली देखे होंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना बेसिक नॉलेज के आप बहुत अच्छा काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आधे अधूरी नॉलेज को लेके स्टार्ट करने से बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कला में कौन कौन से मुख्य चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम पेंटिंग को बनाते हैं। मतलब ये है कि कला के मुख्य वो एलिमेंट्स, वो तत्व या वो रूप होते हैं जिनको लेके आर्ट तैयार की जाती है। तो आइए अब हम आपको डायरेक्ट पेपर पे लेके चलेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से वो मूल तत्व हैं, कौन कौन से दृश्य कलाओं में कौन कौन से मूल तत्व होते हैं, उसमें उनकी वैल्यू क्या है, उनकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं, डायरेक्ट पेपर पे आते हैं और इसी पे समझाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं दृश्य कलाओं के मूल तत्व। सबसे पहले मैं बता दूं दृश्य कलाएं क्या होती हैं। तो अगर हम लिख के बताएंगे तो आपको मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। पेपर को फोल्ड कर लेते हैं और इस पे समझाने की कोशिश करते हैं। दृश्य कलाओं के मूल तत्व। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी कलाएं हैं, जो दृश्य कलाएं हैं, उनके मूल तत्व क्या हैं। तो उनके मूल तत्व जो हैं, कौन कौन सी दृश्य कलाएं। एक तो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला। दूसरी मूर्ति कला। और तीसरी जो कला है वो चित्रकला है। ये तीनों कलाएं हमारी दृश्य कलाओं में आती हैं। इसमें 5-6 चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम कला बनाते हैं, कला करते हैं। इसमें नंबर 1 होता है रेखाएं। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि सिर्फ बोलने से सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अगर लिखा हुआ रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। दृश्य कला मतलब रेखा मतलब लाइन क्या है। दृश्य कलाओं का यह समतल तथा प्राचीन तत्व है।
मतलब ये है कि जो रेखाएं हैं ये बहुत पहले प्राग ऐतिहासिक काल से ही इनका महत्व रहा है। सबसे पहले हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने चित्रों को लाइन के माध्यम से ही समझाया। लाइन कौन कौन सी लाइन होती है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए रेखा क्या है, रेखा कितने तरह की होती है। तो एक रेखा जो है पड़ी हुई रेखा होती है जिसे विश्राम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्राम रेखा, ये पड़ी हुई है। दूसरी रेखा जो है खड़ी हुई रेखा होती है, ये स्थिरता दिखाती है, तो इसको स्थिरता कहते हैं, स्थिरता रेखा कहते हैं या स्थिर रेखा कहते हैं। दूसरे, अगर वो रेखा इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, तिरछी रेखा है, तो इसको क्रियाशील रेखा कहते हैं। ये सारी डिटेल जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी है। इससे आप लोगों में बेस तैयार होगा, चीज़ों को समझने में आगे और आसानी होगी। दूसरे है, एक इस तरह की रेखा ले लो या इस तरह की रेखा ले लो, इस तरह की रेखा ले लो। ये रेखाएं जो हैं ये संघर्षशील रेखाएं हैं या हलचल वाली रेखाएं हैं, तो इनको संघर्ष या हलचल रेखा भी कह सकते हैं। और एक रेखा और आती है जो लयबद्ध होती है, जिसमें एक फ्लो होता है, एक गति होती है। इसको गति रेखा या सौंदर्य रेखा भी कह सकते हैं। इसको लिख देते हैं गति रेखा या सौंदर्य। इन सब रेखाओं में सबसे अच्छी रेखा जो है, जो पेंटिंग में, ड्राइंग में जो एक लय पैदा करती है, एक फ्लो पैदा करती है, एक फोर्स पैदा करती है, वो ये रेखा है। इसका हमारी ड्राइंग में बहुत ही महत्व है। इसमें सिर्फ लाइन के माध्यम से हम पेंटिंग में ड्रॉ करते हैं। इसमें कोई रंग का मतलब नहीं है। इसको सिर्फ हम रेखा के माध्यम से ही अपनी बात कहते हैं। दूसरे आता है रूप। रूप इन द सेंस फॉर्म, कोई भी आकार। इस रूप से मतलब है कि कोई एक आकार, जैसे हमने ये अंडे को बना दिया, लेकिन ये अंडा जो है फेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो मुखाकृति है उसका भी द्योतक है। अगर इसमें ये बना देंगे तो ये अंडा ना रह के ये एक फेस हो गया। तो ये जो है, जैसे इसमें एक त्रिभुज बना दिया तो ये नाक मान ली जाती है, ये एक फॉर्म है।
इसी तरह से जैसे एक त्रिभुज मैंने बनाया तो इसको पहाड़ी भी मानी जा सकती है, ये पहाड़ी के भी फॉर्म में है। एक और त्रिभुज बना दिया, एक और त्रिभुज बना दिया। जैसे देखा होगा बच्चे अक्सर बनाते हैं, पहाड़ बनाने की बात आती है तो वो यूँ बना देते हैं और खींच देते हैं लाइन। तो ये क्या है? फॉर्म है, एक रूप है किसका? पहाड़ी का। 3 आयाम होते हैं। इसके जो आयाम हैं वो 3 होते हैं। 3 लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई। इस फॉर्म को, इस रूप को इन तीनों चीज़ों से आंका जाता है। इसका आकलन इन तीनों चीज़ों से किया जाता है। अब तीसरा आता है रंग। इसको सेपरेट कर देते हैं। रंग मतलब कलर। रंगों को, हमारी पेंटिंग में रंगों की बहुत उपयोगिता है। और मुख्य रंग जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रंग तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से रंग? एक तो लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग। लाल, पीला, नीला। ऑस्टवाल्ड रंग चक्र के हिसाब से, जो जर्मन के जो कलाकार थे ऑस्टवाल्ड, उनके हिसाब से मुख्य रंग 4 प्रकार के हैं। लाल, पीला, नीला और एक उसमें और जोड़ दिया जाता है हरा। नॉर्मली सभी लोग इन्हीं 4 रंगों को जानते हैं, लेकिन हमारी भारतीय दर्शन में कुछ और बाहर के कलाकार भी इसको 3 रंग ही इसके बेसिक कलर मानते हैं, लाल, पीला और नीला। इसमें लाल और पीला रंग मिलाने से, सेकेंडरी कलर बनाने के लिए लाल पीला रंग मिलाएंगे तो कौन सा बनता है? नारंगी। नारंगी रंग। ठीक है ना बच्चों? ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके हमेशा काम आनी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा टाइम लेके सब समझा दूँ। लाल पीला रंग मिलके नारंगी रंग बनता है, और पीला और नीला रंग मिलके, पीला और नीला रंग मिलके कौन सा रंग बनता है? हरा रंग। अब लाल और नीला रंग मिला के कौन सा बनता है? लाल और हरा मिला के बनता है बैंगनी रंग। इस तरह से हम 3 रंगों से 6 रंग बना लेते हैं। 3 रंगों द्वारा 6 कलर बनाते हैं। इसी तरह से इनको जोड़ते जोड़ते इन रंगों की संगति को आपस में मिला के हम बहुत सारे कलर शेड बना सकते हैं। तो ये तो रंग के बारे में हुआ। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और हैं
जो नॉर्मली बच्चे ध्यान नहीं देते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। इसमें जो सबसे, इनमें भी जैसे प्रकाश की जो मात्रा है, प्रकाश की जो मात्रा सबसे तेज जो है, जो प्रकाश की वैल्यू मतलब लाइट सबसे ज़्यादा जिसमें है वो कलर है, वो पीला कलर है। पीले रंग में सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है। कुछ लोग रेड को भी बताते हैं कि रेड सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, लेकिन जो लाइट की बात अगर करते हैं तो लाइट में सबसे ज़्यादा तेज कलर वो पीला है। रेड से भी ज़्यादा अपनी तरफ खींचने वाला कलर पीला होता है, येलो कलर। और सबसे कम प्रकाश की मात्रा जो होती है वो ब्लू कलर में होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे कम किसमें होती है? नीले रंग में। तो ये सबसे तीखा रंग है या सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाला है और ये सबसे कम। इन तीनों रंगों में सबसे प्रकाश, सबसे अधिक प्रकाश जो है किसमें आपको नज़र आ रहा है? येलो कलर। और सबसे कम किसमें नज़र आ रहा है? ब्लू कलर में। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये आगे पेंटिंग में ये सारी चीज़ें काम आनी हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनना भी है, देखना भी है। अगर इसको नोट करके रखना चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो। वैसे मैं YouTube पे ये सब डाल रहा हूँ, आप कभी भी कितने बार भी कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो और क्या बताऊँ इसमें, इसी में कुछ जो दार्शनिक हैं वो पीले और बैंगनी रंग को ठंडा रंग भी मानते हैं। कुछ जो दार्शनिक हैं वो इसको, लिख देता हूँ, कुछ इसको ठंडा मानते हैं और कुछ इसको गर्म मानते हैं, और कुछ दार्शनिक हैं जो इसको न ठंडा मानते हैं और ना गर्म मानते हैं। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, इसको गर्म वाली श्रेणी में रखना ही ज़्यादा मुझे उचित लगता है। हरे और नीले रंग, हरे और नीले रंग जो हैं शीतल रंगों में आते हैं, मतलब गर्म रंगों में आते हैं। वो ठंडे रंगों की श्रेणी में
आते हैं। गर्म रंग आपस में, जो गर्म रंग हैं, गर्म रंग जो हैं वो पास आते हुए प्रतीत होते हैं। जो गर्म रंग हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे पास आ रहे हैं, और वहीं ठंडे रंग जो हैं वो वह दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है ना। जो गर्म रंग है, जब गर्म रंग की कोई अगर रेड कलर की दीवार अगर सामने है तो कमरा छोटा सा लगने लगता है। इसी तरह से अगर ब्लू कलर है तो कमरे की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी हमें पेंटिंग करनी होती है तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि गर्म रंग को हमें कहाँ लगाना है, ठंडे रंग को कहाँ लगाना है। और इसी में जब हम आलेखन बनाते हैं, आपके 6, 7, 8, 9 इसमें 11, 12 में, 10th में, इनमें सब में आलेखन भी है। तो कुछ बच्चे आलेखन लेते हैं तो उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि विरोधी रंग संगति जो है वो लगाने से कुछ डिज़ाइन पीछे और कुछ डिज़ाइन आगे उभर के आ जाती हैं, उनका हम यहाँ विरोधी रंगों का यूज़ करते हैं और इस तरह से वो हमें यहाँ इसकी वैल्यू का पता चलता है। इसी में काले और सफ़ेद, ये दोनों तटस्थ रंग हैं, ना ये ज़्यादा, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ये रंगों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, लेकिन इनका यूज़ जो है, हम इसकी टोन को, कलर जो बेसिक कलर्स हैं उनकी टोन को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए इन दोनों कलर्स का यूज़ करते हैं। तो ये तटस्थ हैं, ये जिसमें मिल जाते हैं, जिसमें इनको मिलाया जाता है, उसमें ये अपनी रंगत को दर्शाते हैं। चौथा पॉइंट है इसका मान। मान का मतलब है वैल्यू से, वैल्यू। किसी भी रंग की जो वैल्यू है, किसी भी चीज़ की जो हम बात करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू से मतलब है तुलना करना कि ये ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है या बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। जैसे रंग की बात करेंगे तो रंग में हल्का रंग या डार्क रंग, इसको भी लिख देते हैं। रंग का तुलनात्मक हल्का या गहरापन। रंग का तुलनात्मक हल्का या गहरापन, जिसको मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। ये कलर जो है, माना कि ब्लैक, हालांकि ये कलर नहीं है, लेकिन इसका यदि ये रेड कलर है तो रेड का गहरा और हल्का, ये इसकी वैल्यू है।
यहाँ इसकी वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ आते आते इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी से हम आपस में इसको तुलना करते हैं, कहीं हम गहरे कलर लगाते हैं, कहीं हम डार्क कलर लगाते हैं और उससे हम पेंटिंग को अट्रैक्टिव बना देते हैं। अब एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्सचर। टेक्सचर को हिंदी में वयन कहते हैं। वयन बहुत कम सुना जाता है, नॉर्मली इंग्लिश में ही हम सब यूज़ करते हैं टेक्सचर। टेक्सचर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में पेपर के टेक्सचर की बात कर रहा था, मैं कहीं खड़ी हुई लाइन है पेपर पे, कहीं जिग जैग लाइन है, उभार है, कहीं चेक बना हुआ है। जैसे कई जो हैंडमेड शीट होती है उनमें ज़्यादातर इस तरह की चेक भी मिलता है। कुछ स्केचिंग वाले पेपर होते हैं उसमें इस तरह से उभरापन होता है। ये टेक्सचर है, किसी में इस तरह के टेक्सचर बने होते हैं, ये उभरापन है, तो इसको हम टेक्सचर कहते हैं। जैसे कपड़े हैं, कपड़े में टेक्सचर की बात करते हैं, इसका टेक्सचर अच्छा नहीं है। अब जैसे ये कपड़ा है, इसका ये जो बुनाई है इसमें उभरापन है, स्मूथनेस नहीं है, तो इसका टेक्सचर उभरा हुआ है। तो ये इसकी भी बहुत वैल्यू रहती है। इसका जो मेन समझने का होता है, ये होता है इसको स्पर्श से ले सकते हैं। जैसे ये पेपर है, इसको स्पर्श करके हम बता देंगे ये स्मूथ है, इस पर कोई टेक्सचर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका प्रधान मतलब मुख्य संबंध स्पर्श से है। टेक्सचर का बहुत जगह हम यूज़ करते हैं। पेपर तो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, कैनवास पे, पेपर पे हम कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगा देते हैं, या फेविकॉल डाल देते हैं, या टेक्सचर वाइट डाल देते हैं, उस पर डाल के एक टेक्सचर बना देते हैं, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करते हैं, तो वो भी टेक्सचर में ही आता है। छठवां होता है अंतराल। अंतराल को इंग्लिश में कहते हैं स्पेस। ये स्पेस की बात करता है। माना कि हमें इतने में काम करना है, इतने में कोई चित्र बनाना है, तो इसमें जो हमने जो भी चीज़ बनाई है, तो इसमें जो छोड़ा गया पॉइंट है, इसमें हमने स्पेस को दिखाया है। ये जो जगह है ये स्पेस दिखा रहा है कि हमने पेंटिंग को कैसे कंपोज किया है। ये स्पेस है, दोनों में बैलेंस कैसे किया है। तो आज जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैंने आपको कला के इम्पॉर्टेंट पार्ट बताए। हालांकि मैं बताना चाह रहा था तीनों कलर्स की शेड के बारे में, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी हमारे किसी भी वीडियो को देखने में लापरवाही ना करें। ये हमारी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले, पेंटिंग के बारे में बताने से पहले आप लोग इस चीज़ को समझें और फिर पेंटिंग पे काम करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थैंक यू। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।